जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही थी और उसमें हम लोगों ने एक कोर टॉपिक ख़त्म कर लिया जिसमें कि बेसिक बातें थी संविधान की। भारतीय संविधान की विशेषताएं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और उनके सब्जेक्ट क्या हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि प्रस्तावना पढ़ लिया था, नागरिकता पढ़ लिया था, मूल अधिकार पढ़ लिए थे, कौन कौन से अधिकार विदेशियों को हैं, कौन से नागरिकों को हैं, मूल कर्तव्य पढ़ लिया था और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिया। साथ में हमने ये भी देख लिया था कि जो संविधान की कार्यप्रणाली के लिए समीक्षा आयोग बना था तो सन 2000 में, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी तीनों के लिए। हमने एक ये भी देखा था कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है और संविधान संशोधन कैसे होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके संबंध में राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, सदन के क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। बहुमत के प्रकार भी देख लिया। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का नाम है संविधान का आधारभूत ढांचा। तो हेडिंग डाल लीजिए। संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है या आधारभूत ढांचा क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि संविधान में कहीं लिखा नहीं है। संविधान में केवल एक ही चीज है जो कि आर्टिकल 13(2) में लिखी है और वो ये लिखी है कि कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के विरुद्ध होगी वह अमान्य होगी या शून्य होगी। और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पारित किया जिसको बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेबिलिटी। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी विधि बनेगी उसका अगर कोई पोर्शन फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है तो केवल वो पोर्शन हटेगा, वो क्लाज हटेगा, पूरी विधि अमान्य नहीं होगी। लेकिन अगर पूरी की पूरी विधि ही फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रही है, उसके खिलाफ है, तो पूरी की पूरी विधि ही क्या हो जाएगी, जीरो घोषित हो जाएगी, असंवैधानिक घोषित हो जाएगी, अमान्य घोषित हो जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, ये केवल मूल अधिकार के लिए लिखा है, बाकी चीज़ों के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा पूरे संविधान। बाकी चीज़ें कौन सी हैं? ना तो डीपीएसपी के लिए लिखा है, ना केंद्र सरकार संघ सरकार के उसमें लिखा है किसी प्रोविजन में, ना राज्य सरकार के किसी प्रोविजन में लिखा है। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई जब भी संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शुरुआत पहले संविधान संशोधन से ही हो गई और इसी के द्वारा क्या आया, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। ठीक, ये संविधान संशोधन कब हुआ? 1950 में। आप सोचिए, 1949, 26 जनवरी 1949 में प्रस्तावना की तिथि लिखी है कि संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। ठीक, अब बात क्या है कि पहला ही संविधान संशोधन 9th शेड्यूल आया और उसमें क्या कहा गया, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित
भूमि सुधार से संबंधित सब्जेक्ट रखे गए 9th शेड्यूल में। ठीक, अब यहीं से जो है शुरुआत हो गई इसकी लड़ाई की। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ जनता का अधिकार और तीसरी तरफ न्यायपालिका। संविधान सभा ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने इस लड़ाई की कभी भी कल्पना नहीं की थी, और वो भी इतनी जल्दी तो नहीं की थी। 1947 में आज़ादी, 1949 में संविधान की में प्रस्तावना की तिथि में लिखा है कि हम 26 नवंबर 1949 को हम इसको क्या कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। और उसके बाद ही जब 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हुआ, तो उसी 1950 वर्ष में हमने क्या किया, पहला संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाह रही थी, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था भूमि सुधार अधिनियम, जिससे कि जमींदारी उन्मूलन समाप्त हो, लोगों का शोषण खत्म हो, सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो। अब इसके लिए क्या क्या, पहला जो मामला आया वो मैंने आपको बताया था, शंकरी प्रसाद का मामला। ये पहला मामला 1951। जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसमें क्या किया गया, फंडामेंटल राइट, उस फंडामेंटल राइट में कौन से फंडामेंटल राइट को वो सीमित किया गया, संपत्ति के अधिकार वाला, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। संपत्ति का अधिकार दो जगह था, एक 19F में था जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, और साथ में क्या दिया तक गया था, आर्टिकल 31 में था। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसमें। जब जैसे ही संविधान संशोधन हुआ, तुरंत शंकरी प्रसाद जी कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ये कहा कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चश्मे से देखा इसको, कि सरकार की भी राय जानी। सरकार ने कहा कि अगर उल्लंघन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाएंगे। हम राजनीतिक स्वतंत्रता तो दे दिए हैं लोगों को मूल अधिकार दे करके, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हम नहीं दे पाएंगे जब तक हम इन सुधारों को लागू नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट की भी को भी बात पसंद आई सरकार की, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। पहला, संसद को मूल अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार है मतलब संविधान वो मूल अधिकार में संसद क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। दूसरी बात ये कही सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो मूल अधिकार में परिवर्तन संसद करेगी वो संविधान संशोधन के द्वारा करेगी। मैंने कल आपको बता दिया है कि संविधान संशोधन में दो तरीके हैं। एक क्या कि विशेष बहुमत से प्राप्त वो पारित किया कराया जाए विधेयक, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत। ठीक, जो सामान्य बहुमत है वो इसमें नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही ये चेंज हो सकता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं संसद की संवैधानिक विधि। विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है संवैधानिक विधि, एक होता है विधायी विधि। ठीक, या ये संसद के पास दो अधिकार है, दो शक्तियां हैं, संसद की विधायी शक्ति है और एक संसद की संवैधानिक शक्ति है। तो संवैधानिक शक्ति ही
क्या कहलाती है? संविधान संशोधन का अधिकार देती है। ठीक। और विधायी शक्ति क्या होती है? वही जो सामान्य बहुमत से कानून बनाना और ये सब, ये क्या है? विधायी शक्ति है। तो संसद, शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद को पूरा अधिकार है कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करने का, और फंडामेंटल राइट में ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का। संविधान के किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकते। कौन? संसद। लेकिन परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा? संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक। मतलब इसमें संसद अपनी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करेगी? संवैधानिक शक्ति का, विधायी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक। मतलब आर्टिकल 368 के तहत ही ये काम किया जाएगा। चलिए, बात आई गई हो गई। अब आया 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 17वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या कहा गया? इसके द्वारा ये कहा गया कि जो 9th शेड्यूल में सब्जेक्ट हैं उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक। और साथ में एक चीज और कही गई, नहीं, जुडिशियल रिव्यू वाली बात नहीं कही गई। इसमें क्या किया गया? इसमें आर्टिकल 368(3) जोड़ा गया। और इसमें ये कहा गया सेवनटीन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 368(3) थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, वो मैं आगे बता दूंगा, याद आएगा तो। ठीक। तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और यही बात चल रही थी। शंकरी प्रसाद का मामला डिसीजन कब आया? 1951 में। ठीक है, 1951 में। अब बात आई 1967 में, 1967, और यहां पर मामला पहुंचा गोलकनाथ का मामला, गोलकनाथवाद, 1967। यहां पर क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? मुद्दा वही था, फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार, और डीपीएसपी के बीच में। ठीक है, सरकार कुछ कानून ला रही थी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र लाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए, और फंडामेंटल राइट उससे क्या कर रहे थे? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा। ठीक। हाँ, ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया कि संवैधानिक संशोधन विधि आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत नहीं आती, ये कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमने पढ़ा भी था मूल अधिकार में आर्टिकल 13(2) में कि विधि के शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसमें ये बताया गया था कि आर्टिकल, जो संवैधानिक संशोधन विधि है वो क्या है? संविधान संशोधन आर्टिकल 13(2) के तहत नहीं आते। तो ये कब लाया गया था? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्यों? ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? आप सोचिए, सरकार भूमि सुधार का कॉन्सेप्ट लाई, वो कब लाई? संविधान संशोधन के द्वारा। अब कहा गया 13(2) में क्या कहा गया कि कोई भी विधि जो संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है संविधान में, तो वो क्या करेगी? शून्य घोषित हो जाएगी। अब सरकार को उस संशोधन को उस शून्य होने से बचाना था, तो उन्होंने क्या कहा? एक अमेंडमेंट लाए, एक फिर संविधान संशोधन ले आए, और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी संवैधानिक संशोधन होगा वो 13(2) के तहत विधि के अंतर्गत नहीं आए। ठीक। जैसे इन्होंने कहा, इस वजह से कहा ताकि क्या हो, मामले जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं संपत्ति के अधिकार के वाद के रूप में, वो क्या हो, वहां पर ना जाए। ठीक। अब
बात आई 1967 में, ये मामला पहुंचा गोलकनाथ का। इसमें इसी को चुनौती दी गई थी कि ये अवैध है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दो चीजें कही। पहला, संसद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं कर सकती। पहली चीज। संघवी प्रसाद में क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को भी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। और दूसरी बात इसमें इन्होंने क्या कहा कि 13(2) के तहत विधि में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी शामिल है। शंकरी प्रसाद का जस्ट उल्टा है। ठीक। अब जो सरकार का लक्ष्य था सामाजिक और आर्थिक न्याय और लोकतंत्र देना, वो पूरा होगा? कभी नहीं पूरा होगा। फिर सरकार और आपस में जनता के बीच, सुप्रीम कोर्ट के बीच बहस और लड़ाई चल रही। इसी बीच में एक मामला आया, केशवानंद भारती मामला। 1972 में आया ये। और इस मामले में कहा गया, इसका जो डिसीजन आया वो आया 24 अप्रैल 1973। ये डेट याद रखिएगा, इसका बहुत काम पड़ेगा। भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण डेट है ये। ठीक। तो 24 अप्रैल 1973 को इस केस का डिसीजन आया। गोलकनाथवाद में जज बैठे थे 11 और उन्होंने सरकार के विरुद्ध डिसीजन दिया। तो उस डिसीजन को पलटने के लिए यहाँ पर जो जजेस बैठे वो 13 बैठे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बैठी किसी भी डिसीजन के लिए। ठीक। तो पहले थी गोलकनाथ में 11 जजेस की बेंच, और यहाँ पर 13 जजेस की केशवानंद भारती मामला। यहाँ पर क्या क्या मुद्दे डिस्कस होने थे वो जरा देखते हैं। इस मामले में 21वें 21वें नहीं, 24, 25, 26, 29, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे इनको इसमें चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती मामले। ये सब क्या है? अवैध है। और ये सब वही हैं जो भूमि सुधार से संबंधित हैं। कभी ये कहेंगे कि संसद को सुन वो न्यायपालिका को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति नहीं है। कभी ये कहेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। ठीक। ये सारे मामले वही हैं। केशवानंद भारती मामले में कुछ पॉइंट का डिस्कस होना था। वो पॉइंट कौन कौन से थे जो डिस्कशन होने थे, जो मामला आ रहा था सामने? पहला था संविधान की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं शक्ति। ये पहला मामला। पहला जो मैटर था जो इसमें, सॉरी, हाँ, ये पहला मैटर था जो इसमें क्या होना था? डिस्कस होना था। दूसरी बात जो थी डिस्कस होनी थी वो थी संविधान की
संवैधानिक शक्ति, संविधान नहीं, संसद की। संवैधानिक शक्ति एंड विधायी शक्ति। ठीक। तीसरी जो बात थी वो थी आधारभूत ढांचा। ये क्या था? तीसरा मैटर था जो इस केस में क्या होना था, डिस्कस होना था। चौथी बात थी फंडामेंटल राइट का संशोधन। पांचवा, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। और छठवा था न्यायपालिका के समीक्षा की शक्ति। ये मैटर जो है उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्कस किए। पहला क्या है, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संशोधन किसके द्वारा होना चाहिए? आर्टिकल 368 के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा होना चाहिए। सामान्य बहुमत के द्वारा नहीं, विशेष बहुमत के द्वारा, जो आर्टिकल 368 में लिखा है। संसद की संवैधानिक शक्ति और विधायी शक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये दोनों अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि गोलकनाथवाद में जो कहा गया था कि आर्टिकल 13(2) में भी संवैधानिक संशोधन एक विधि के रूप में ही माना जाएगा, उसका जस्ट रिवर्स है ये। मतलब जो संविधान संशोधन होगा वो 13(2) में शामिल नहीं होगा, विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ये कहता है कि पहले से इसको रिलेट कीजिए पहले वाले पॉइंट से, कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। मूल ढांचे को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को एक साथ मिलाकर पढ़िएगा। संवैधानिक शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद को संविधान का संशोधन करने की पूरी शक्ति है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि वो संविधान के आधारभूत ढांचे को, मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट का संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया कि वो फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति, इसमें और थर्ड पॉइंट में मिलाकर पढ़िएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और 5 ये एक दूसरे से रिलेटेड है। फिफ्थ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि संसद की संविधान संशोधन करने की पूरी शक्ति है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो आधारभूत ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। ठीक। मतलब शक्ति क्या है? सीमित है, असीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लगा है।
और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति, ये क्या कहा गया, ये जो आर्टिकल 29 है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 29, इसमें सरकार ने ही कहा था कि जो संविधान संशोधन विधि पर न्यायपालिका कोई भी रिव्यू नहीं कर सकती। तो पहली बार इतिहास में 29वें संविधान संशोधन को नल एंड वाइड किया गया। इससे पहले कभी भी किसी भी संविधान संशोधन को नल एंड वाइड नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान संशोधन में सरकार ने क्या कहा था कि जो भी संवैधानिक संशोधन होगा उस पर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये अवैध है, हम किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। 25वें 26वें इनमें सब में क्या कहा गया, इनमें सब में यही कहा गया कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये आपको मूल अधिकार और डीपीएसपी में बताए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति संसद छीनना चाह रही थी, नहीं छीन पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक संशोधन को अवैध कर दिया। दूसरी चीज याद रखिएगा, 13(2) में संवैधानिक संशोधन विधि विधि के अंतर्गत नहीं आती। और तीसरा, संसद को संवैधानिक संशोधन संविधान में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। बस एक ही अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे को, जिसे कि आप संविधान का सार तत्व या आत्मा कहते हैं, अगर उसको ही हटा लिया जाए, इसका मतलब कि संविधान ही पूरा चेंज हो गया या संविधान ही बदल गया, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, ये अधिकार संसद को नहीं है। ये तीन बातें आप ध्यान। अब देखिए, न्यायपालिका और सरकार के बीच में लड़ाई चल रही। केशवानंद भारती में भी जो 13 जजेस थे, उनमें से 3-4 जज जो है, उन्होंने इस मामले को मतलब उसके अपोज में मतदान दिया। वहाँ जजेस की बेंच में भी क्या होता है, बहुमत के द्वारा डिसीजन होता है। तो उनमें कौन कौन से जज थे जिन्होंने अपोज में किया? एक तो याद रखिएगा एएन रे, ठीक, दूसरे थे हिदाउल्ला खान करके या ऐसा या बेग करके कुछ नाम है, मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक, ये दो का नाम जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस समय जो चीफ जस्टिस थे केशवानंद भारती मामले में, वो थे एनएम सीकरी सर। ठीक, जस्टिस एनएम सीकरी। ठीक है, अब सरकार और न्यायपालिका में आपस में खींचातानी चल रही। क्यों चल रही है? चल ये रही है कि आधारभूत ढांचा, सरकार ने पूछा कि आधारभूत ढांचा है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि आधारभूत ढांचा क्या क्या है। मतलब आधारभूत ढांचा की अस्पष्ट परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने कही और कहा कि हर एक संविधान संशोधन जो भी आप करेंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे और उसमें केस टू केस में बताएंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है। अगर वो आधारभूत ढांचे को फुलफिल करता है तब हम उस संविधान संशोधन को ओके करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उसको नल एंड वाइड घोषित। ठीक, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अपने पाले में रखी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू केवल और केवल कानून को ही बदलने की बात नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को भी बदल सकता है। उसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि शंकरी प्रसाद वाले मामले में जो डिसीजन था उसको गोलकनाथ वाले मामले में बदल दिया गया, जस्ट अपोजिट कर दिया गया, और फिर गोलकनाथ वाले को वापस से बदल दिया गया और शंकरी प्रसाद वाले मामले को जैसा बना दिया गया, जो कि केशवानंद भारती मामले। इन दो बातों से लड़ाई चल रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अब स्वाभाविक सी बात है कि सरकार जब भी बहुमत में रहेगी, सरकार वो हमेशा संविधान से खिलवाड़ करने की बात करेगी ही करेगी। और इसीलिए आर्टिकल 368 में क्या कहा गया कि विशेष बहुमत, लेकिन कभी कभार होता है कि विशेष बहुमत सरकार का दोनों सदन में होता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में, जैसे इस समय है। अब अगर सरकार संविधान बदलना चाहे, 2/3 बहुमत है उसके पास, तो बदल सकती है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि अगर जिसके पास 2/3 बहुमत है
वो चाहे तो पूरा संविधान बदल दे, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट उस संविधान की रक्षा करता है। किसके द्वारा? न्यायपालिका की समीक्षा के अधिकार के द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। अदरवाइज सरकारें अगर ऐसी आ गई, और इसका एग्जाम्पल देखिए, जब ये डिसीजन आया तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, और इतना ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ इसमें, इतने ज़्यादा आर्टिकल चेंज हुए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। जो जो पोर्शन आप पढ़ चुके हैं उनसे जरा रिकॉल कीजिए। मूल अधिकार आपने पढ़ा, उसमें 42वां संविधान संशोधन आया कहीं? शायद नहीं आया। फिर डीपीएसपी आपने पढ़ा, डीपीएसपी में आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्टिकल 48A, ये सब किसके द्वारा आए? 42वें संविधान संशोधन। ठीक। फिर फिर आपने पढ़ा मूल कर्तव्य, उसमें तो कोई ऐसा था नहीं, तो अभी हमने 3 पढ़ा, तो वही हमने रिकॉल किया। और इसके द्वारा सरकार ने ये साबित कर दिया कि सुप्रीम हम हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। इतने ज़्यादा धड़ाधड़ इन्होंने वो किए। इसी के द्वारा आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द क्या किए गए? प्रस्तावना में शामिल किए गए। अब ये जो संविधान संशोधन हुआ, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये सब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने के लिए कि सरकार कुछ भी कर सकती है। और उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की थी, और ये बहुमत में थी दोनों सदनों में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और इन्होंने इतना धड़ल्ले से संविधान संशोधन किया, लेकिन हर एक संविधान संशोधन के जो इसके क्लॉज थे वो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किए। और इसके द्वारा ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू पावर छीन ली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वाले आर्टिकल को क्या कर दिया? नल एंड वाइड घोषित कर दिया। बाकी पूरा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो ओके कर दिया कि नहीं, आपने ये शब्द जोड़ा, ठीक है, आप जोड़ सकते, ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मूल ढांचे में आते हैं। ये केस टू केस वेरी करेगा। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक गणराज्य का कॉन्सेप्ट, ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है। संसदीय प्रणाली, ये संविधान का मूल ढांचा है। संविधान संशोधन, मतलब आर्टिकल 368, ये भी संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, ये भी संविधान का क्या है? मूल ढांचा। इसके बाद ये क्या था? केशवानंद भारती मामले में एक चीज और लिख लीजिए, पंथ निरपेक्षता, ये भी क्या है? संविधान का मूल ढांचा। फिर ये केशवानंद भारती मामला था 1973। कुछ और याद रखिएगा, एक है मंडल मामला, जिसको बोलते हैं इंदिरा साहनीवाद, 1992। ठीक। इस आर्टिकल में भी इन्हीं सब चीज़ों का रिपीटिशन हुआ। जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूल ढांचा है। ठीक। मूल अधिकार में जो जीवन का अधिकार है वो भी क्या है? मूल ढांचा है संविधान का। ठीक। एक मैंने आपको बताया था मिनर्वा मिल्स मामला, ये 1980 में है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को भी माना, और साथ में माना कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इनको आपस में एक दूसरे का पूरक मानना है,
अपोजिशन वाला मामला नहीं है। मतलब ये भी क्या है, इनका इन दोनों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी क्या है, मूलभूत ढांचा है संविधान का। ठीक। फिर एक आपने नाम सुना होगा, किहोतो होलोहान। ये इसको बोलते हैं दल बदल मामला। इसमें निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, इसको इन्होंने क्या बनाया, संविधान का मूल ढांचा। ठीक। एक आपने सुना होगा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया, उस विवाद को बोलते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, रायबरेली के थे ये वाद। इसमें भी निष्पक्षवाद को संविधान का मूल ढांचा कहा गया। ठीक। एक है IR कोएल्हो मामला 2007। इसको 9वीं सूची से संबंधित मामला कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्या कहा, कि जो 9th शेड्यूल में आप सब्जेक्ट शामिल कर रहे हैं, 9th शेड्यूल में कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसमें जो भी मैटर रखे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन हमने केशवानंद भारती का मामला का डिसीजन आया था, उसके बाद इसमें जो भी सब्जेक्ट डाले जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होंगे। उसके पहले का जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करेंगे। ठीक। बात समझ में आ गई। एक मैंने आपको बताया था भविष्यलक्षी सिद्धांत। भविष्यलक्षी सिद्धांत भी यही कहता है, आपने पढ़ा होगा, ये अभी मैंने बताया, क्या कहते हैं उसे, ये मामला कौन सा था, केशवानंद भारती के पहले, गोलकनाथ, गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि फंडामेंटल राइट को आप सीमित नहीं कर सकते। यही कहा ना, केसरी वो शंकरी प्रसाद के मामले को जस्ट उलट दिया डिसीजन को। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यलक्षी सिद्धांत दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब से डिसीजन हमने कहा है, इसके पहले जो आपने संवैधानिक संशोधन किए, वो जो कर दिए वो कर दिए, उनको हम नहीं देखेंगे, लेकिन आगे के लिए आप नहीं कर सकते। यही है क्या, भविष्यलक्षी सिद्धांत। मतलब हम पीछे का नहीं उखाड़ेंगे। ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट को आगे क्यों देखना पड़ा, ये भी जान लीजिए। 9th शेड्यूल का बनी थी ये किसके लिए, भूमि सुधार के लिए। सबसे पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा ये आई 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। और इसमें भूमि सुधार से संबंधित विशेष रखे गए थे, जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ, हदबंदी कानून हुआ, ये सारी चीज। अब इसका क्या हुआ, सरकारें गठबंधन के दौर पर जब आ गई तो इनका मिसयूज होने लगा। जैसे तमिलनाडु का एक आरक्षण विधेयक है, उसमें 69% तमिलनाडु में आरक्षण लागू है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आर्टिकल 15-16 में, कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही कहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए तमिलनाडु का आरक्षण विधेयक 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। बताइए, बनी थी वो किसके लिए, भूमि सुधार के लिए, ताकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आए, लेकिन आरक्षण का मामला भी उसमें डाल दिए। जिसमें भी सरकार चाहती है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू ना हो, हर मैटर को 9th शेड्यूल में डाल देती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गया था, उन्होंने कहा था कि जब से हम केशवानंद भारती का मामला का डिसीजन आया है हमारे द्वारा, उसके बाद जो भी मैटर आप उसमें डाल रहे हैं, उनका हम किसी भी समय जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और तमिलनाडु का आरक्षण का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक। अब जान लेते हैं कि इसकी
समस्याएं क्या हैं? आधारभूत ढांचे की समस्याएं। तीन चीजें आप ध्यान में रखिए। पहली बात तो अस्पष्ट परिभाषा। इसकी परिभाषा कोई भी क्लियर नहीं है, डिफिनीशन कि किसको आप आधारभूत ढांचा कहते हैं। ये हर एक केस टू केस क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की जाएगी। दूसरी बात, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या कहता है कि गवर्नमेंट की तीन बॉडी हैं, विधायी, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। ये तीनों अपना अपना काम करेंगे। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। कार्यपालिका उस कानून को लागू करेगी, और कानून का पालन सही से हो रहा है नहीं वो कौन देखेगा, न्यायपालिका। अब कानून बनाया उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। ये शक्ति के पृथक्करण का क्या है, जस्ट उनका उल्लंघन है। और इसी का और इन दोनों का यूज करके एक डिफिनीशन बनती है जिसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। इंग्लिश में बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविटीज्म। ठीक। इसमें क्या मतलब है कि कानून बनाना किसका अधिकार है, संसद का। सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या कर रहा है, उस कानून बनाने की प्रक्रिया में उल्लंघन कर रहा है। क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल करके काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपने परिभाषा स्पष्ट नहीं की तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसका क्या करेंगे, समय समय पर आप उसकी व्याख्या करेंगे। वो व्याख्या किस आधार पर करेंगे वो आप ही जानते हैं। कभी ये कहेंगे कि हम संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित कर रहे हैं, कभी कहेंगे लोगों के अधिकार को हम संरक्षित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफिनीशन आपकी है और आप ही उसका क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी आप ही व्याख्या कर रहे हैं। अब आपने क्या किया कि संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को सीमित कर दिया। संविधान संशोधन के अधिकार को सीमित कर दिया इसके द्वारा, इस कॉन्सेप्ट को दे करके कि आप संविधान संशोधन कर तो सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनकी शक्ति को तो आपने सीमित कर दिया, किसकी शक्ति को, संसद की, और खुद के लिए असीमित शक्ति कर ली है। तो लोकतंत्र में अगर पिलर हैं तो किसी को भी आप असीमित शक्ति नहीं दे सकते। तो ये अपनी असीमित शक्ति को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, ऐसे ही जस्टिफाई कर रहा है। तो इसकी क्या है, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। और चौथा बिंदु इस पर ये याद रखिएगा कि नाइन्थ शेड्यूल एंड आधारभूत वो फंड क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें आपस में क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा। क्लैश होने का कारण क्या है कि नाइन्थ शेड्यूल में ऐसे मैटर भी डाले गए जो कि उससे पर्टेन नहीं करते। वो बनाई किसके लिए गई थी, भूमि सुधार के लिए, और उसमें आरक्षण का मामला, कहीं कुछ विशेष पावर का मामला भी उसमें सम्मिलित कर लिया। ठीक है। अब एक निचोड़ क्या हो, तो निचोड़ क्या है कि हमारे पास एक तो होता है टेक्स्ट और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट ये है कि हम किसकी बात करेंगे, शब्दों की बात करेंगे, और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम संदर्भ की बात करेंगे। ठीक।
टेक्स्ट का मतलब ये है विषय, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ। केवल क्या लिखा है हम ये नहीं देखेंगे, किस संदर्भ में लिखा है हमें ये भी देखना है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके संविधान की अंतरात्मा की बात की जाती है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यही है संविधान का मूल ढांचा। मतलब केवल और केवल कानून जो आपने बनाया, संविधान संशोधन किया, उसके सब्जेक्ट पर हम नहीं जाएंगे, हम उसका संदर्भ भी देखेंगे कि वो किस संदर्भ में लाया गया है। ठीक है। और इसका हाल फिलहाल एग्जाम्पल देखिए, जब एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था जजों की नियुक्ति के लिए, तो उसमें संविधान संशोधन जो विधेयक आया उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्या कहा, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, क्या कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे का क्या है, उल्लंघन है। कार्यपालिका का विधायिका का या कार्यपालिका का न्यायपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण है। फिर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा। और दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर जज ही जज की नियुक्ति कर रहे हैं। इसका मिसयूज भी हो रहा है कि हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, जब स्पष्ट परिभाषा नहीं है तो इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से निकालते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल करके सेफ भी किया संविधान को। अदरवाइज सरकारें 2/3 बहुमत के द्वारा पूरे संविधान के चिथड़े उतार देती, उड़ा देती, जिनके पास बहुमत है, और वो क्या होता, नया संविधान लिखने जैसा हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ढांचे का इस्तेमाल करके संविधान की संवैधानिकता को बरकरार रखा। लेकिन इसका कुछ ना कुछ एक निचोड़ होना चाहिए, जैसे कुछ सेपरेट आयोग बना लिया जाए या इसकी परिभाषा स्पष्ट कर दी जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को पढ़ेंगे और उसके बाद संघ सरकार में एंटर करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।